जब पाकिस्तानी जाते हैं यूएई में तो मिनिमम जो वर्कर्स होता है अगर वो $2000 की सैलरी कमाता है तो उसकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख रुपए हो जाती है और वो सालाना जो होगी वो आप समझ लो 18 लाख के बराबर हो जाएगा। लेकिन इंडिया का जो होता है वो आपका 45,000 के आसपास होता है, यानी कि आपका 6 लाख के आसपास बनता है टोटल। तो अब देखो कि उनकी सैलरी में आपकी सैलरी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। इसी को कहते हैं परचेसिंग पावर, क्योंकि वहाँ से पैसे आपकी जो करेंसी है वो वीक है, तो वहाँ जब वो पाकिस्तान में जा रही है तो 1.5 लाख हो जा रहा है और इंडिया में आ रहा है तो सिर्फ 45,000 हो रहा है। उसी तरीके से भारत का यूरो और आपका डॉलर के साथ होता है। डॉलर और यूरो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भारत की करेंसी के मुकाबले, क्योंकि हम जो है इनसे यहीं से एफडीआई को और एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं। इसलिए इनके यहाँ पे हमने कमज़ोर करके रखा है ताकि हमारी इकॉनमी मजबूत हो, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो। और ये पाकिस्तानी जो है उनका यूएई के साथ भी ऐसा ही है, उनकी करेंसी उनके सामने वीक है। लेकिन हमारा जो है ₹22 के बराबर ही है। तो इन्फ्लेशन इसी हिसाब से देखा जाता है, एक देश में सैलरी कितनी होती है, तो उनके यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे उनकी सैलरी जो होगी वो 12,000 से 13,000 होता है। इंडिया में भी आपका 20,000 के आसपास होता है। तो इंडियन जो वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो परचेसिंग पावर है वो ज़्यादा है। 20,000 में हम ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं और वो भी 20,000 में तकरीबन उतने ही सामान खरीदते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे 1.5 लाख हो जा रहा है। वहाँ पे 20 लाख रुपए में ही वो एक फ्लैट भी खरीद सकते हैं। इंडिया के अंदर भी आपको 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आप सेम सैलरी वो वहाँ से कमा करके जब अपने देश में भेजेगा तो 20 लाख रुपए में उसके यहाँ पे फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन इंडिया में आपको 20 लाख में फ्लैट मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपके 1 साल की सैलरी से नहीं मिलेगा। 3 साल आपको अपनी सैलरी को सेव करना होगा तो ही मिलेगा। इसे ही कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, और ये किसी भी देश के हिसाब से देखा जाता है कि उस देश में कितना है, यानी कि वहाँ पे दूध कितना है। दूध लगभग दोनों हम दोनों के पाकिस्तान और इंडिया में एक बराबर ही होते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाता है। अभी सिर्फ़ मैंने आपको दूध बता दिया, पेन बता दिया, लेकिन हर चीज़ फ्लैट हो, चाहे आपके यहाँ पे गाड़ियाँ हो, सब इसी तरीके से देखा जाता है। तो इसलिए वो यूएई में जाने के लिए इतने बेचैन रहते हैं और भारत के लोग यूरोप और अमेरिका। लेकिन वहाँ पे जो लोग कमाते हैं उनकी सैलरी वो उतनी नहीं होती, वो वहीं की करेंसी में रह जाती है, तो उनकी वो मिडल क्लास के बराबर की ही सैलरी होती है। भारत, चीन ये दोनों ऐसे देश हैं जो जीडीपी ऑफ द कंट्री में यूएस और यूरोप को काफ़ी आगे निकल सकते हैं, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा में यूएस और यूरोप की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो इन्हें कभी भी जीडीपी पर कैपिटा में इनके आस-पास भी नहीं पहुँचने देगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया और चाइना में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इनकी तरह नहीं हो सकता। देखिए, जब हम यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो हाई होती है, लेकिन ये सारे जो पैसे हैं, जीडीपी पर कैपिटा है इनका, ये इतनी होती है, क्योंकि पर कैपिटा का मतलब तो यही होता है ना? नहीं, पर कैपिटा का मतलब ये नहीं होता है कि जो सैलरी है वो आपकी $40,000 है तो किसी की $60,000 होती है। ओनली सम परसेंटेज होते हैं उनकी सैलरी 80,000 को क्रॉस करती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और ये जो रफली यूरोप और यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक जैसा ही होता है, यानी हाई होता है। यहाँ पे जो आपको पैसे जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। जो पैसे सेव होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो इतने ही होते हैं जितना कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भारत में सेव कर पाता है। उतने ही रुपए की वैल्यू जो होती है वो आपके वहाँ पे होती है। लेकिन ये पैसा हमारे वहाँ से ये भारत में भेजते हैं और जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये ज़्यादा हो जाता है। सिंगापुर का पर कैपिटा $72,000 है। इसका मतलब कि सारे लोग अमीर होंगे, 10-10 गाड़ियाँ होंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन रियलिटी 70% ऑफ द सिंगापुर पॉपुलेशन जो है वो हाउसिंग अथॉरिटी के बनाए हुए सस्ते घर में रहती है। क्यों? सिंगापुर तो एक डेवलप्ड इकॉनमी है, इसलिए, क्योंकि एक डेवलप इकॉनमी है इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग अमीर होंगे, नहीं। इसलिए यहाँ पे 70% जो लोग हैं वो उसी घर में रहते हैं। डेवलप इकोनॉमी का मतलब सिर्फ़ इतना ही होता है कि उनका एजुकेशन, जॉब मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सब्सिडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ये बाकी डेवलपिंग इकोनॉमी से बेहतर होता है। अब आप कहेंगे कि फिर इनकी सैलरी हाई होती है, बिल्कुल हाई होती है, बट वो करेंसी जब आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तब जाकर के वो हाई होती है। यानी भारत में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए केवल ऐसा किया ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके। बट उसकी जो उस देश के नागरिक हैं जो डॉलर, यूरो या फिर सिंगापुर डॉलर में कमा रहे हैं, वो पैसा उन्हीं के देश में रहेगा, तो उसे लेकर के दूसरे देश में वो नहीं जा सकते। सो अभी एक, हाँ, जब वो टूरिज़्म पे आएँगे तो ज़रूर उनकी सैलरी जो है वो हाई हो जाएगी। सो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया भारत की जीडीपी पर कैपिटा 2030 में $4,000 को क्रॉस कर जाएगा, जीडीपी $6 ट्रिलियन के पार जाएगी। इसके साथ ये भी कहा गया कि 9 स्टेट ऑफ इंडिया पर कैपिटा $4,000 को पार कर जाएँगे, जिसमें तेलंगाना अभी नंबर 1 पे है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश इसके बाद है। हाउएवर 2030 में जीडीपी पर कैपिटा टर्म्स में गुजरात नंबर 1 पे होगा, अनडाउटली महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इसके बाद होंगे। यूपी, बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे होंगे, बिलो $2,000 के होंगे। लेकिन इसमें जो ये
यूपी का लिखा हुआ है, यूपी का मुझे नहीं लगता कि $2000 के नीचे रहेगा, क्योंकि अगर ये डबल अपनी इकोनॉमी को कर ले, अभी 1 ट्रिलियन का टारगेट है, लेकिन डबल भी कर लेते हो तो ईज़िली ये $2000 को क्रॉस कर जाएँगे यूपी। लेकिन बिहार का इतना ही रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद की जा सकती है कि 2030 में भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है बिहार के लिए, लेकिन यूपी का $2000 रहेगा, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, $2000 के पार जाएगा यूपी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है।